136 पेज नंबर, fill in the blanks. 136 पेज नंबर, fill in the blanks. सर दो रह गए ना, फोर चल रहा है। हाँ वो टॉपिक पढ़ाया नहीं ना अभी तक, टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। सर वो एक क्वेश्चन रह गया था। दो रह गए। हाँ हाँ जी, fill in the blanks का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सर, पेज नंबर क्या है? 136. Shares on which the company has called total nominal value and has also received it. मतलब सर नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू के इक्वल कॉल्ड अप हो गया, फेस वैल्यू इक्वल्स टू कॉल्ड अप एंड आल्सो रिसीव्ड, जितना कॉल किया उतना पैसा आ भी गया, तीन इक्वल, दो इक्वल आ गए, तीनों चीज इक्वल है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू कॉल्ड अप इक्वल्स टू पेड अप, तीनों चीज इक्वल है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में इसको कैसे दिखाएंगे? शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज, बताइए क्या लिखेंगे आगे? कॉल्ड एंड फुल्ली पेड अप। कॉल्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, हाँ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली, है ना? दूसरा नाम क्या था? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ये दूसरा नाम था, वो नहीं लिखना है इसके अंदर, मतलब ठीक है जी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये वाला नाम है। आंसर लिखे हुए हैं सारे, लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है जी मान पड़ा थ्योरी के अंदर? 90%। थर्ड क्वेश्चन, the shares on which company has called the total nominal value, फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया, एक कंडीशन पूरी हो गई, but has not fully received the final call of 2 rupees on 500 shares, 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए। the shares on which the final call is not received, उसको किस कैटेगरी के अंदर दिखाएंगे बताइए? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सही? और इन 500 शेयर्स के अलावा जो बाकी बचे शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सही? यस सर। सारे करें जी कौन? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी। कंपनी ने ये रिजोल्यूशन ले लिया स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर कि 2 रुपए हम कॉल करेंगे जब कंपनी बंद होगी, सिर्फ तब। तो इस 2 रुपए को कौन सी कैपिटल के अंदर बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल, जो पैसा हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बंद होने पर ही होगा, उसे रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। नीचे एमसीक्यू पर आ गए ये इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, ये हेडिंग रखी हुई है इस टॉपिक के पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अ कंपनी? पहला है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। बताइए सेपरेट लीगल एंटिटी किस किस में होती है? प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में या कंपनी में? प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप में आंसर आया है, और कोई? सब प्रोप्राइटरशिप में तो होती है ना, इनको अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। सर अकाउंट्स के हिसाब से तीनों सेपरेट होते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से सिर्फ कंपनी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है इंडिया में, उसके हिसाब से पार्टनरशिप और कंपनी। टाइप ऑफ बिजनेस समझते हैं अच्छे से? सर हमारे अकाउंट्स में 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पहला टॉपिक यही पढ़ाया गया, बिजनेस एंटिटी कौन सा है। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। जब भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, ओनर के हिसाब से। राम इन्वेस्ट्स एंड इन राम स्टोर। तो सर राम के पास कैश कम हो रहा है, राम स्टोर में कैश बढ़ रहा है, लेकिन हम कैश बढ़ रहा है ऐसा रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्योंकि हम राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, राम स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये पढ़ाया गया हमें अकाउंट्स के अंदर। ये रूल चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, सभी में एप्लीकेबल है। लॉ की बात करें जी, लीगली सिर्फ कंपनी एक लीगली एक सेपरेट पर्सन कहलाता है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं। इसका मीनिंग क्या समझे? मीनिंग ये है सर कि मान लीजिए मैंने इनको उधार दिया सामान और इनकी प्रोप्राइटरशिप की दुकान है, दुकान में लॉस हो जाता है, ये पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता लॉस हुआ कि नहीं हुआ, मैं तुम्हें पैसे दिए हैं, अब चाहे तुम कहीं से पैसे लाओ, घर से लाओ, दुकान से लाओ, कहीं से लाओ। सेम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में होता है सर। पार्टनरशिप में अगर मैंने किसी को उधार दिया या कोई लोन दिया, लॉस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो ओनर और जो बिजनेस है वो सेपरेट नहीं है। लॉ की आइस में ओनर
और बिजनेस सेपरेट पर्सन से नहीं है। कंपनी में लेकिन ऐसा है, कंपनी में अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके कुछ हो जाता है मान लीजिए, तो कंपनी के ओनर पर ब्लेम नहीं आएगा, कंपनी पर ब्लेम आएगा। कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, कंपनी को इंटरेस्ट देना है। मतलब सपोज वोडाफोन जो कंपनी चला रहे हैं उन्होंने टैक्स टाइम पर पे नहीं करा, तो उस पर्सन से टैक्स नहीं लेंगे, वोडाफोन कंपनी से ही टैक्स लेंगे। लीगली सेपरेट एक पर्सन है। तो मान लीजिए मेरे राम स्टोर राम की दुकान खोली है मैंने, तो लीगली अगर मैं घर लेता हूँ, दुकान के लिए बिल्डिंग लेता हूँ, गोदाम लेता हूँ, तो उसकी रजिस्ट्री ओनर के नाम पे होगी, बिजनेस के नाम पे नहीं हो सकती। सेम पार्टनरशिप में, तो आप लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के नाम पर दुकान ली जा सकती है, दुकान बिजनेस के नाम पे नहीं ली जा सकती, क्योंकि लीगली पर्सन ही नहीं है। वो तो उसके बाद होएगा ना। हाँ जी, वो बिल्डिंग के बाद होएगा, वो तो बिल्डिंग के बाद मतलब बिल्डिंग लगने के बाद होएगा ना, वो फिर लीगल पर्सन। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग खरीद लेते हैं हम 4 फ्रेंड्स मिलकर के बिल्डिंग खरीद लेते हैं उसमें बिजनेस चलाने के लिए पार्टनरशिप में। तो जो बिल्डिंग है वो बिजनेस के नाम से नहीं खरीद सकते हैं, पार्टनर्स के नाम से खरीदी जाएगी। अब वो पार्टनर्स एक के नाम का खरीदें या चारों के नाम पे जॉइंट ओनरशिप के नाम से खरीद लें, वो बात अलग है। दुकान के नाम पे नहीं खरीद सकते, दुकान लीगली कोई पर्सन ही नहीं है, लॉ की आइज में कोई पर्सन नहीं, कंपनी एक पर्सन है। अगर हमने कंपनी में रजिस्टर्ड कराया है अपने बिजनेस को, तो सारी चीजें कंपनी के नाम पर हम खरीद सकते हैं। ठीक, तो लॉ की आइज में सेपरेट लीगल एंटिटी जो होती है वो सिर्फ कंपनी की होती है। इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स में टोटल 7 पर्संस बताए गए हैं, उन्हीं पर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट, सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप। उसमें प्रोप्राइटरशिप नहीं, प्रोप्राइटरशिप पर टैक्स नहीं लगता, पार्टनरशिप पर लगता, कंपनी पर लगता। तो प्रोप्राइटरशिप पर टैक्स नहीं लगता है, वहां कुछ डाउट आ जाता है कि सर फिर तो प्रोप्राइटरशिप भी खोलो, लाखों करोड़ रुपए कमाओ और 1 रुपए का टैक्स नहीं देना। तो होता क्या है कि मान लीजिए मेरी प्रोप्राइटरशिप चल रही है, राम स्टोर, प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का, तो उस पर टैक्स कोई नहीं लगेगा। लेकिन जब इसकी इनकम कैलकुलेट होगी तो वो प्रॉफिट इस इनकम में ऐड किया जाएगा, फिर इस पर टैक्स दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि टैक्स छोड़ रही है, बस टैक्स किससे ले ये डिसाइड करा गवर्नमेंट ने कि हम लोगों से टैक्स लेंगे, प्रोप्राइटरशिप से नहीं लेंगे। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट है जी कि जो टैक्स लगता है वो पार्टनरशिप पर नहीं लगता। वापस से बढ़ते जी, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया हमें। क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है, बताइए। पॉइंट ए कंपनी का फीचर है, ए ऑप्शन आंसर नहीं हुआ, ए ऑप्शन आंसर नहीं हुआ, बी ऑप्शन के परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल से मतलब सर लगातार कंपनी चलती रहेगी। ध्यान से देखिए, प्रोप्राइटरशिप में अगर मिस्टर राम की डेथ हो जाती है तो राम स्टोर पे बंद। हालांकि मतलब एज अ जनरल रूल प्रोप्राइटर के बंद हो, प्रोप्राइटर के डेथ के बाद ही प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाती है। वो बात अलग है कि उसका जो सन है वो कंटिन्यू कर सकता है, उसकी वाइफ कंटिन्यू कर सकती है, लीगली एज अ जनरल बंद हो जाती है। पार्टनरशिप में भी यही रूल है कि अगर 4 पार्टनर हैं और एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो एज अ जनरल रूल वो फर्म बंद हो जाती है। हालांकि रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में अगर ऐसा होने लग जाए तो रिलायंस के 32 लाख शेयर होल्डर, शायद एक की डेथ हो जाती हो, डेथ हो गई शेयर होल्डर की, कंपनी बंद हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है जी कि ओनर की लाइफ से एक कंपनी की एग्जिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ओनर की डेथ हो जाती है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो लीगली बस शेयर्स का राइट उसकी जगह उसके नॉमिनी पे ट्रांसफर हो जाएगा और कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट बना रखा है कंपनी। तो परपेचुअल एक्सिस्टेंस मतलब परपेचुअल फॉरएवर की कंपनी चलती रहेगी, वो डिपेंड नहीं करता किसी की डेथ पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ओनर। तो बी ऑप्शन जो है वो भी फीचर है कंपनी का, इसलिए बी भी आंसर नहीं हुआ। सी ऑप्शन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है ग्रीन कलर से, इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड। देखिए प्रोप्राइटरशिप छोटी दुकान होती है, जरूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराएं ही, वो भी तब भी लीगल रहेगी। पार्टनरशिप भी स्टार्टिंग छोटे से ही होती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो भी लीगल रहेगी। लेकिन कंपनी जनरली बड़े लेवल पर ही होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि लिमिटेड लायबिलिटी। ये मान लीजिए मैं दुकान खोल लूं, मैं कंपनी खोलूं बिना रजिस्ट्रेशन कराए, लोगों से खूब सारा बुक्स ले लूं उधार, खूब सारा लोन ले लूं उधार, उसके बाद मैं कंपनी में रजिस्टर करा लूं खुद को, तो लिमिटेड लायबिलिटी बोल करके पैसे ना दूं, ठीक है नहीं? इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी, अगर आपको ये फायदा उठाना है लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी में, कंपनी की फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना जरूरी है।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जैसे पार्टनरशिप में पढ़ा था हमने कि ऑप्शनल एग्रीमेंट, कंपनी में ऐसा नहीं है, ऑप्शनल, कंपलसरी। प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट किया जाता है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से, जब अच्छा लेवल चल रहा होता है, उधारी काफी होती है, रिस्क लगता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनीज, ऐसे चैप्टर सी इंटर में आता है। पढ़ते हैं जी आगे। तो पॉइंट नंबर सी भी फीचर है कंपनी का, इसलिए सी भी आंसर नहीं। डी पॉइंट कहता है जी नो सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। बताइए जी प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट ओनरशिप सेम है कि डिफरेंट है? सेम। प्रोप्राइटरशिप में सर सेम है, जो मैनेज करता है वही ओनर होता है। पार्टनरशिप में बताइए मैनेजमेंट ओनरशिप सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर, जो पार्टनर्स ओनर होते हैं वही मैनेजमेंट चलाते हैं। कंपनी में सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है सर। मैंने कम रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, बट मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट अलग पर्सन के पास और ओनरशिप अलग पर्सन के पास, ऐसा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कंपनी से। बेसिकली उसकी अथॉरिटी जो होती है वो एमडी की, उसकी अथॉरिटी होती है कि वो मैनेज कर सकता है। हालांकि उसके पास भी शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स भी खरीद सकता है, वो बात है। सही। तो डी ऑप्शन कहता है कि सेपरेशन नहीं है, तो गलत लिखा हुआ है, जबकि सेपरेशन होता है, इसलिए डी आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन डी ये फीचर नहीं है कंपनी का, क्योंकि सेपरेशन होता है। सही, तो डी आंसर आ गया। सर सेकंड वाला में आंसर दे रखे सर। इनमें से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? अकाउंट्स लॉ और इनकम टैक्स। कंपनी का चैप्टर पढ़ा ना, कंपनी तो कंपनी पढ़ दो। मतलब अकाउंट्स लॉ और इनकम टैक्स वाला है ना। मेरा डाउट ये है कि सर ए ऑप्शन में इतना लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी, अब ये तो लिखा ही नहीं कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी में कैसे कह सकता है? आपको कैसे पता लॉ के हिसाब से? अकाउंट्स में जो नाम है ना उसका नाम ये है बिजनेस एंटिटी। अकाउंट्स में जो तीनों में डिफरेंट मानते हैं, सेपरेट मानते हैं, उसका नाम सेपरेट लीगल एंटिटी, ये टर्म है नहीं उसके लिए, अकाउंट्स के लिए। उसके लिए बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। ठीक, इनकम टैक्स हमारे कोर्स के अंदर है और इसको डिस्कस करा बस। ये जो मैंने बोर्ड पर बनाए हैं जी, आपकी नोट्स में लिखा हुआ है साफ साफ। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, अकाउंट्स के हिसाब से तीनों में यस है, तीनों सेपरेट हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से पार्टनरशिप और कंपनी सेपरेट होता है, प्रोप्राइटरशिप नहीं। लॉ के हिसाब से सिर्फ कंपनी सेपरेट होता है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन पढ़ा था जी हमने चैप्टर 6 11th क्लास में। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सारे ऑनलाइन वाले हैं। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। 3 दिन। नेचुरल पर्सन जो नेचर ने बनाए हैं, राम श्याम मोहन सोहन डेटर क्रेडिटर, बेसिकली उनको नेचुरल पर्सन के अंदर कवर करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में वो पर्सन जो इंसान ने बनाया है, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, इलीगली पर्सन है क्योंकि आर्टिफिशियल, क्योंकि मैन मेड है। और जो इन दोनों में ही नहीं आते वो तीसरी कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सन है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है उस एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब लीगली पर्सन है लेकिन मैन मेड है, इसलिए आर्टिफिशियल कह रहे हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब लॉ से के प्रोसेस से ही क्रिएट होगी, अपनी मर्जी से घर बैठे कंपनी नहीं बना सकता, लॉ के द्वारा ही क्रिएट होगी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, जो पॉइंट नंबर बी में पढ़ा था हमने, ये लगातार चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है। स्टैम्प और सील में क्या फर्क है? देखो स्टैम्प तो होती है जैसे पेपर के ऊपर हमने स्टैम्प मारती तो ब्लू कलर से इंक छिप जाती है उस पर, दिस इज स्टैम्प। सील क्या होता है? मेटल का सिस्टम होता है, पेपर डालते हैं तो ऐसे करके प्रेस हो जाता है, हल्का सा पेपर भी दब जाता है। प्रिंट उसमें भी होता है स्टैम्प की तरह, लेकिन उसमें दब जाता है हल्का सा पेपर, सील उसे कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी की अलग होगी, कॉमन सील से लिखा हुआ। तो ये सारे फीचर्स लिखे हुए बेसिकली, तो फीचर्स किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के। क्वेश्चन 3 पर आ गए। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? जहां पर हम शेयर्स पब्लिक में इशू करते हैं। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? जहां पर हम लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस हैं, उन्हीं के पास सारे शेयर्स होते हैं, पब्लिक में इशू नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पब्लिक कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो उसमें मेंबर्स को अंडर शेयर होल्डर्स,
मेंबर्स को अंडरलाइन करके लिख लो शेयर होल्डर्स। मेंबर बोलो या शेयर होल्डर बोलो एक ही बात है, ये वर्ड सिनोनिम है जी, कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कम से कम कितने शेयर होल्डर होते हैं, ये लॉ में लिखा हुआ 7 होने चाहिए कम से कम। तो हमें लर्न करना है नंबर कि पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं जी, बताइए इनमें से। ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं, बिल्कुल सही। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कौन सा अधिकार होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए कहता है जी वोट, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उनसे वोटिंग करवाई जाएगी, तो क्योंकि वो ओनर है उनके पास वोटिंग का अधिकार है। ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कहता है जी 20% डिविडेंड। 20% कहां से आ गया? तो फिक्स डिविडेंड तो मिलता नहीं हमको, जो प्रॉफिट बचा तो हमको मिलेगा, हो सकता है 0% हो सकता है 200% हो। सी ऑप्शन कहता है कि रिडम्पशन में उनको प्रेफरेंस होने, पैसे पहले पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं सबसे लास्ट में मिलेंगे इनको, यस सर। सबसे लास्ट में पैसे मिलेंगे ओनर को। और डी ऑप्शन कहता है और, तो कौन सा आंसर हो गया? डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू। कंपनी एक्ट के अंदर स्केड्यूल्स दे रखे हैं 2013 स्केड्यूल नंबर 3 जो है ये हमारे फॉर्मेट के हैं, जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। स्केड्यूल 3 के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। इसके भी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, शेड्यूल पढ़ते थे उसको स्केड्यूल पढ़ते हैं। पार्ट 1 बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का है। ये नंबर्स हमें याद रखने हैं। पार्ट स्केड्यूल 3 ये फॉर्मेट का है जिसके अंदर बैलेंस शीट और पी एंड एल दोनों है। इसका जो पार्ट 1 है वो बैलेंस शीट का, इसका जो पार्ट 2 है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। तो पहले बैलेंस शीट थोड़ी ना बनती है, पहले तो पी एंड एल बनता है। प्रैक्टिकली पहले पी&एल ही बनेगा दोबारा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिपोर्ट में लिखा जाता है, तो हर इन्वेस्टर जो है ना वो बैलेंस शीट देखने में इच्छुक रहता है। इस टाइम कंपनी में कितना लोन है और कितनी कैपिटल है, कितनी एसेट्स हैं, ताकि वो दो कंपनियों के बैलेंस शीट को कंपेयर कर सके। क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है वो तो इस साल का हिसाब बताती है, बैलेंस शीट बताती है कि आज की डेट में क्या पोजीशन, मतलब आज तक का मिला करके, पहले से अब तक का मिला करके टोटल कितनी एसेट हो गई, कितनी लोन हो गई। तो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए जब रिप्रेजेंट किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है, इसको पहले दिखाया जाता है, इसको बाद में दिखाया जाता है। इसीलिए इसका पार्ट 1 इसका पार्ट 2 है। नोट्स टू अकाउंट्स में भी, नोट्स टू अकाउंट जब प्रैक्टिकली बनाएंगे हम 12th क्लास के कोर्स में तो नहीं, जो नोट नंबर लिखा होता है नोट नंबर, यस सर, तो सेकंड कॉलम में लिखते हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, अगला कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम अमाउंट। तो सेकंड कॉलम नोट नंबर लिखते हैं, तो नोट नंबर सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए x से 17 तक चला, तो यहाँ से 18 पर शुरू होता है। इसका नोट नंबर भी डिफरेंट नहीं होता, वही सीक्वेंस चलता होता है। क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि नोट नंबर 3 दिया था, नोट नंबर 3 ये है, तो यहाँ पे ये नोट नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मान लो 20 चले, यहाँ पे नोट नंबर 21 से चालू होता है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हाँ सही है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर से याद रखने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और स्केड्यूल 3 पढ़ते हैं। ये आंसर तो क्वेश्चन नंबर 6 पर है हम। तो फाइनल अकाउंट कौन से स्केड्यूल में लिखा है जी? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कहता है कि बताओ बैलेंस शीट कहाँ लिखें, कहाँ लिखी होती है, कौन सा पार्ट बताओ जी? बी ऑप्शन, पार्ट 1। 8th क्वेश्चन, डैश एंड डैश ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with the presentation पार्ट 1 पार्ट 1 एंड 2 या 2 एंड 1? 2 एंड 2 क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि पी&एल है कि बैलेंस शीट पहले है। क्वेश्चन के अंदर पी&एल पहले है, बैलेंस शीट बाद में। तो पार्ट क्वेश्चन पी&एल का पहले पूछना चाह रहा है, पहले ब्लैंक में पी&एल वाले का आएगा, दूसरे ब्लैंक में बैलेंस शीट वाले का आएगा, इसलिए लास्ट वाला डी और ऑप्शन को फिर ठीक है। यस सर। 9 पर आ गए जी। The amount of capital that is mentioned in the capital clause, capital clause के अंदर जब कौन सी कैपिटल मेंशन होती है, तो देखो एबीसी तीनों सेम ही तो है। जो एबीसी में 3 ऑप्शंस हैं, एक ही चीज के 3 नाम हैं।
रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो या ऑथराइज्ड कैपिटल बोलो या नॉमिनल कैपिटल बोलो, सारे की बात है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर हो गए। जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी की बुक बनती है एमओए और एओए, उसके अंदर कैपिटल क्लॉज, मतलब जैसे ना चैप्टर्स होते हैं बुक के अंदर, ऐसे उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, तो कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन किया जाएगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। 10th क्वेश्चन पर आ गए। शेयर कैपिटल का वो वाला पार्ट जो हम कंपनी बंद होने पर ही मंगाएंगे उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। लास्ट ऑप्शन। यस सर। अच्छा, अब 10th में जो आंसर था वो 11th में क्वेश्चन बन गया। 10th में जो क्वेश्चन था वो 11th में ऑप्शन बन गया। बताओ 11th में लिखा हुआ रिजर्व कैपिटल मींस कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी ऑप्शन क्या लिखा है कि अनकॉल्ड कैपिटल का जो पैसा नहीं मंगाया उसका वो वाला पोर्शन जो मंगाएंगे सिर्फ और सिर्फ कंपनी लिक्विडेट होने पर, बंद होने पर। लिक्विडेशन बोलो, वाइंड अप बोलो, क्लोज बोलो, एक ही बात। 12th क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। रिजर्व कैपिटल मींस बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सर बी। प्रोफेशन है ए ऑप्शन जी, पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड जो नहीं मंगाया पैसा उसी का तो पार्ट होता है, ऑप्शन ऊपर है। तो क्वेश्चन सेम हो सकता है, ऑप्शन अलग-अलग आ सकते हैं, हर लैंग्वेज का एक्सपीरियंस रहेगा। 13th क्वेश्चन जी, प्रपोज्ड डिविडेंड। फर्स्ट अप्रैल 2020। तो जो काउंटिंग है 2020-21 स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, क्लोज हुआ 31 मार्च 2021 को। तो इस पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जो बैलेंस शीट बनेगी, जो पीएनएल बनेगा, वो एक दिन का काम नहीं है। पूरे साल के अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, फाइनलाइज किए जाते हैं, मिस्टेक हो तो रिपोर्ट ढूंढी जाती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जैसे कि मार्च के एंड में कुछ पेंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन रह गया, वो सब रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है, तब फाइनल रिपोर्ट बनती है। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है इसकी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी वालों को 6 महीने का टाइम देती है। जब आपका साल कंप्लीट हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर अपने फाइनल अकाउंट बनके रिपोर्टिंग वगैरह बना। तो सपोज 30 सितंबर को जो है हमारे अकाउंट्स रिपोर्ट फाइनलाइज हो रहे हैं, तो पता लगा प्रॉफिट जो है वो हमें 10 करोड़ रुपीस का। तो जो मैनेजमेंट चला रहे हैं कंपनी के, वो डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितना पैसा एज अ डिविडेंड बांटना। उन्होंने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए कि 3 करोड़ रुपए हम डिविडेंड बांटें, ठीक। अच्छा, डिसाइड कर लिया जी। जब एजीएम होगी, एजीएम क्या है जी? एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल होती है। उसमें जब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स आएंगे, तो जो मैनेजमेंट चला रहा है, जो एमडी है, वो डिस्कस करेगा कि हमारी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारे पास कैश है, कंपनी ग्रो कर रही है, हम लोगों का पैसा सेफ है, पैसा और अच्छा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का हुआ है और इसको हम और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आगे, और मैंने डिसाइड करा है कि मैं 3 करोड़ रुपए डिविडेंड बांटूं, ठीक। उसके बाद ये बोलेगा कि अगर आप लोग एग्री करें तो 3 करोड़ की जगह इस डिविडेंड को 1 करोड़ रुपए कर देते हैं, जो 2 करोड़ रुपए बचेगा उससे हम एक और ब्रांच ओपन कर सकते हैं। ब्रांच ओपन करेंगे तो लगभग हमारा 5% प्रॉफिट हर साल बढ़ेगा, तो कंपनी के बड़े फायदे की बात है। ये जो 2 करोड़ रुपए बचेंगे उससे लोन खत्म कर देंगे अपना, उस पर इंटरेस्ट बचेगा हमारा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप लोग एग्री हों तो हम 1 करोड़ डिवाइड कर देते हैं इसको, और 3 करोड़ ही बांटेंगे, फिर वोटिंग वगैरह होगी, जो फाइनल हो जाएगा। तो सर जो डिविडेंड डिसाइड हुआ, अब ध्यान से देखना, 31 सितंबर को फाइनल अकाउंट बन गए, फाइनल अकाउंट में दिखाना है हमें डिविडेंड, लेकिन जो एजीएम होगी, जो मीटिंग होगी, वो तो उसके बाद होगी, अक्टूबर नवंबर में होगी। अब फाइनल हमें पता ही नहीं डिविडेंड एक्चुअल में है कितना, उसमें कैसे लिखे रिपोर्ट में हम, समझ आते हो ना दिक्कत क्या होगी है? जो कंफ्यूजन है, जो हमें कैलकुलेशन में जो डाउट है, वो यही है कि सर 30 सितंबर को हमें अकाउंट्स बनाने हैं फाइनल, उसमें डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसका अमाउंट तो तब फाइनल होगा जब एजीएम होगी। एजीएम होगी 30 सितंबर के बाद। तो इस डिविडेंड को इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते, और इस डिविडेंड का पूरा नाम रखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड।
अभी ये प्रपोजल रखा है मैनेजमेंट ने ओनर्स के सामने, शेयरहोल्डर्स के सामने, और ये इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैनेजमेंट ये बात करती है ओनर्स से कि डिविडेंड मत लो इस साल, 3 करोड़ रुपए बच जाएंगे, 3 करोड़ से लोन चल रहा है हमारा बैंक का, वो खत्म कर देते हैं, रिस्क खत्म हो जाएगा कंपनी के ऊपर से, 3 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो पैसा बचेगा, तो नेक्स्ट ईयर से खूब प्रॉफिट होगा, डिविडेंड छोड़ दो इस साल, तो जीरो भी हो सकता है डिविडेंड। तो ये लायबिलिटी एक ऐसी है जो देनी पड़ भी सकती है, नहीं भी देनी पड़ सकती। ऐसी लायबिलिटी को हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं, इसकी पेमेंट करनी पड़ भी सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती। सही है, वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन ये कहता है कि प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में कहां लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी इसकी श्योरिटी नहीं है, पैसे देने पड़ भी सकते हैं कि नहीं भी पड़ सकते। 14th पर आ गए थे, कंपनी की बैलेंस शीट में अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां लिखा जाता है, ये पूछा गया। डिस्कस करते हैं। तो साल का जब एंड आएगा तो कंपनी बंद होगी, सॉरी साल का जब एंड आएगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट में से डिविडेंड बढ़ेगा ओनर्स को। तो मान लीजिए हर एक के हमने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी यहाँ से, अब उसका किसी पर्सन का अकाउंट क्लोज हो गया हो, उसका अकाउंट नहीं पहुंच पाया, तो वो पैसा कंपनी के पास ही रह गया। या पहले के टाइम की बात करता हूँ जब अकाउंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं होती थी, तो कंपनियां चेक भिजवा रही हैं, तो कंपनी ने अनाउंस कर दिया ओनर्स को भाई डिविडेंड इतना बनता है, सब आकर के ले जाओ। तो हर पर्सन आएगा, शेयरहोल्डर आएगा, वो दिखाएगा जी मेरे पास इतने शेयर्स हैं, तुम्हारा डिविडेंड बनता है, पैसे दे दो, उसको चेक मिल जाएगा। अब कुछ लोग आएंगे अभी तक चेक लेने के लिए, तो डिविडेंड कंपनी ने पैसा रखा हुआ है और तो लोग पैसा लेने के लिए आए नहीं, ऐसे पैसे को हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड अब तक क्लेम नहीं किया गया है, समझ आ रही है बात? ये शेयरहोल्डर्स का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, क्लेम नहीं किया गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट रूल बनाया हुआ है, यानी कंपनी के मजे आ गए, पैसे देने नहीं आया वो कर, तो गवर्नमेंट का जो रूल है वो ये है, इसको 7 साल तक संभाल करके रखना है, मतलब उसका 7 साल वेट करना है, वो कभी भी आ सकता है 7 साल, 7 सालों तक भी नहीं आया तो भी उस पैसे को इसके अंदर डाल देना। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इस नाम से फंड बनाया हुआ है, इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, इसमें नई नई पॉलिसीज वगैरह बनाते रहते हैं कि जो कमेटी के लोग होते हैं, इसमें डाल देना उस पैसे। ठीक है जी, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन दोबारा से। सर करेक्ट क्या समझेगा?
हाँ जी, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अनक्लेम डिविडेंड को बैलेंस शीट के अंदर किस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे। तो करंट लायबिलिटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हमने 11th क्लास में, कि जो विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं उसे करंट लायबिलिटी है। मुझे बताइए करंट लायबिलिटी के अंदर क्यों आ रहा है जब 7 साल का टाइम है तो वो कभी भी आ सकता है क्लेम करने। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। तो 7 साल तो मैक्सिमम टाइम है, उस तक आ जाए, है कि नहीं है? एक ऐसी लायबिलिटी, मान लीजिए कोई ऐसी लायबिलिटी है जो हम नेक्स्ट मंथ भी पे कर सकते हैं, 3 साल बाद भी पे कर सकते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। जो श्योर 1 साल बाद पे करेंगे वही नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है? इसलिए करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। इस पैसे के अंदर इन्वेस्टर्स की वर्क करने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिसी बनाना, इन्वेस्टर्स का स्टैंड लेना, किसी इन्वेस्टर के साथ मतलब लॉस हो गया, अगर गलत हो गया तो उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, इस काम के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? न्यूज़पेपर में ऐड भी आता है, इस कंपनी के डिविडेंड इतना सारा बचा हुआ है, किसका अगर क्लेम पेंडिंग हो तो आकर क्लेम कर ले, न्यूज़पेपर में भी आता है इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए है ना? यस कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो अपने मेन काम से नहीं कमाया। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कि हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं और उसमें हमने एसेट्स ज्यादा हैं, पेमेंट कम कर रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व आ गया था बैलेंसिंग फिगर, यस सर। है ना? मेन काम से नहीं कमाया, ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, उसी को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। 16th क्वेश्चन, the reserve which is created for a particular purpose and which is a charge against revenue is called specific reserve। स्पेसिफिकली किसी काम के लिए बनाया हुआ है तो उसको स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। 17th क्वेश्चन पर आ गए जी हम। इक्विटी दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, टोटल असेट्स मांगी है। सॉल्व कीजिए फटाफट से। तीनों आइटम लायबिलिटी साइड के हैं। सर क्या इक्विटी भी लायबिलिटी साइड में आता है, लायबिलिटी भी लायबिलिटी साइड में आता है, प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड में आता है? तीनों को अगर मैं लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा टोटल असेट्स आ जाएंगे 1,70,000। ऑप्शन नंबर ए यस सर। 1,70,000। क्लियर हो गई बात? यस सर। 18 क्वेश्चन पर आ गए जी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। अब देखिए वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या मतलब है इसका? मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, डिविडेंड का रेट 10%, रिडेम्पशन का पीरियड 20 साल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर कंपनी पब्लिक से ये बोल रही है कि आप लोग हमें 100 रुपए दो, आप बदले में हम आपको हर साल 10 रुपए डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं। ठीक, जब 20 साल पूरे हो जाएंगे तो आपके 100 रुपए वापस करो, ये मतलब है इसका? यस। अच्छा, केस 2, कंपनी कहती है पब्लिक से कि आप हमें 100 रुपए दो, आपको 10% के हिसाब से 10 रुपए डिविडेंड देंगे हर साल, और 20 साल के बाद आपको वापस पैसे नहीं करेंगे, 10-10 रुपए वाले 10 शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर। मतलब बेसिकली जो हम 100 रुपए ले रहे हैं आपसे वापस नहीं करेंगे हम, पहले 20 साल तक तो वो प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड देते रहो, उसके बाद उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो वो इक्विटी शेयर बन जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा। इसे बोलते हैं
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो बेसिकली रिडम्पशन में पेमेंट ना होकर कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? यस सर। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो कन्वर्ट करना सर, तो देखो किसी से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा रिटर्न करना चाहिए। अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे तो हम मेंशन करेंगे ये बात कि पैसा वापस नहीं करें। समझ आ रही बात? इसलिए जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ये प्रिजम्पशन नहीं है। व्हाट इज प्रिजम्पशन? तब जो बिना कुछ बोले भी एज्यूम किया जाए उसे प्रिजम्पशन कहते हैं। तो कन्वर्ट करने का मतलब है कि मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं वापस नहीं कर रहा, कन्वर्ट कर जा रहा हूं किसी ना किसी और चीज में। तो ये मेंशन करी जानी चाहिए पहले, उसके बाद ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रिजम्पशन ये नहीं है कि कन्वर्टेबल हो, प्रिजम्पशन ये है कि नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होगा, इसका पैसा ही रिटर्न होगा। सही? यस। ये मीनिंग से काम है कन्वर्टेबल का। पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग सर डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना। डिसीजन, कोई भी डिसीजन हो रहा है, जैसे नई ब्रांच खोलनी है, किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है, डिविडेंड कितना बांटना है, इस चीज पर अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसमें भी वोटिंग दे सके। वोटिंग करने का अधिकार, पार्टिसिपेटिंग मतलब ये हो गया। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड से मतलब होता है, जो रियल ओनर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो वोटिंग का राइट जो है वो सिर्फ इक्विटी वालों का होता है, प्रेफरेंस वालों का नहीं। तो प्रिजम्पशन जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, पार्टिसिपेटिंग नहीं, वो प्रिजम्पशन। अगर हम कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर लॉन्च कर रहे हैं हमारी कंपनी में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, इसमें कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे, मतलब आप लोग मन में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, वोटिंग भी दे पाओगे, उस पर ये मेंशन किया जाएगा उसके लिए। एज अ जनरल रूल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन। तीसरा है जी क्यूमुलेटिव। सर इस साल प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ और डिविडेंड थे हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर 10 करोड़ रुपए के थे, डिविडेंड 10% था, तो 1 करोड़ रुपए डिविडेंड दे देंगे। यस सर। फिर अगले साल प्रॉफिट हुआ 2 करोड़, डिविडेंड 1 करोड़ दे दिया। अगले साल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, डिविडेंड 1 करोड़ दे दिया। अगले साल प्रॉफिट हुआ ही, डिविडेंड दे ही नहीं। प्रॉफिट अगले साल हो गया 5 करोड़, तो डिविडेंड देंगे? तो डिविडेंड 1 करोड़ तो देंगे, पिछले वाला भी मिलेगा क्या? मतलब फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट मनी घर में 2000 रुपए मिलती है आपको महीने की, और इसमें डैडी ने कहा कि भाई काम वाम बिल्कुल खत्म है, आपको पॉकेट मनी नहीं है, तो अगले महीने आपको क्या 4000 मिले या 2000 मिले? तो सर डिपेंड करता है कि हमारा टर्म्स कंडीशन क्या है। एक है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब इसमें एक्टिवेट होता रहेगा। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन क्यों होंगे अपने स्टार्ट से? यस यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यस ऐसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर ऐड होता रहता है। यस तो इसमें भी डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। यहाँ डिविडेंड नहीं मिला, 1 करोड़ रुपए पेंडिंग रहेगा, अब प्रॉफिट हुआ है तो ये भी मिलेगा। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये पैसे मिलेंगे। एज अ जनरल रूल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको ये वाला पेंडिंग वाला पैसा मिलता है। तो आपकी भी डैडी से कोई बातचीत नहीं हुई है, 2000 पेंडिंग है, अगले महीने 4000 ले सकते हैं एज अ जनरल रूल। सही है? तो बताइए क्वेश्चन में क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड का मीनिंग, इन 3 वर्ड का मीनिंग क्या होगा? प्रिजम्पशन। अब इससे तो अंडरलाइन करके लिख लीजिए चाहे तो, अंडरलाइन करके इन 3 वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? इन 3 वर्ड का मीनिंग हुआ जी प्रिजम्पशन। मतलब कुछ स्पेशली मेंशन ना हो तो क्या करना है? तो बेसिकली क्वेश्चन प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। तो बताओ जी प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? सर कन्वर्टेबल नहीं होते, पार्टिसिपेटिंग नहीं होते, क्यूमुलेटिव होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जी आपको बताइए? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सर बैंक से ध्यान से देखो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए हम शेयर्स ना इशू करके बैंक से लोन ले रहे हैं, 50 करोड़ रुपीस का लोन पास करवा लिया बैंक से हमने, और अभी हमने जो बैंक से अभी फंड्स लिए हैं
वो 20 करोड़ ले। फंड्स ऐसा नहीं है कि हम वन टाइम में ही बैंक से जो हम लोन की बात कर रहे हैं, वो इस टर्म्स कंडीशन पे बात कर सकते हैं। इससे जब जब हमें पैसा चाहिए होगा तब तब पैसा आपसे ले लेंगे हम। फिर हमने सैंक्शन करवा ली लिमिट, कितना लोन आप दोगे। ये ना हो कि 20 करोड़ रुपए लेने के बाद आप कहोगे आगे पैसे नहीं दे रहे हो, प्रोजेक्ट बीच में रह जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। 50 करोड़ रुपए से लोन पास करवा लिया हमने, 20 करोड़ रुपए अभी चाहिए, 20 करोड़ रुपए ले लिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस साल जो इंटरेस्ट देंगे वो 20 पे देंगे कि 50 पे? 20 सभी एग्री हैं 20 पे? करेक्ट आंसर है जी बिल्कुल। तो जितना हमने लोन लिया इंटरेस्ट उसी पर देंगे, बाकी सिर्फ लिमिट है, अनयूटिलाइज्ड लिमिट है। अगर 50 पे इंटरेस्ट देना तो 20 क्यों लेते, 50 ले लेते फिर। सेम कॉन्सेप्ट शेयर्स पर है। यहां से देखिए 10 रुपए का शेयर है सर, मैंने अभी तक 6 रुपए मंगाए, 4 रुपए मंगाए ही नहीं, अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रहती है, 6 रुपए ही मंगाए, तो मैं डिविडेंड भी 6 रुपए के हिसाब से 6 पे दूंगा, 10 पे नहीं। बना रही बात? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिविडेंड जो है वो किस पे पे किया जाता है, ऑथराइज्ड पर, इशूड पर, कॉल्ड अप पर या पेड अप पर? देखो ऑथराइज्ड क्या है, मैक्सिमम कैपिटल, वो तो इशू ही नहीं हुई। इशू कैपिटल जो हमने शेयर्स इशू करे, कॉल्ड अप जितना पैसा हमने मंगाया, 40 ऑप्शन जितना पैसा आया। अब एक बात बताओ, मैंने 6 रुपए मंगाए लेकिन लोगों ने 5 रुपए ही दिए, तो डिविडेंड तो 5 पे देंगे हम, 6 पे क्यों देंगे? अगर हम डिविडेंड 6 पे देने लगे तो लोग पैसे देंगे क्यों? तो डिविडेंड तो पूरा ही मिलता है, पैसे की जरूरत क्या है? सर हमारी बात, पर हमने 6 पे मंगाया, किसी ने 7 रुपए 7 दे दिए, तो कॉल से एडवांस हो गया, उस पे इंटरेस्ट मिलता है उसको। ले लो मेरी बात। यस सर। एग्जांपल इसमें पूछूं कि 20 करोड़ का लोन मैंने बैंक से मांगा, लेकिन बैंक ने 15 करोड़ का ही लोन दिया, तो इंटरेस्ट तो 15 करोड़ पर ही दूंगा। तो हमने 6 मंगाए लेकिन 5 आए, तो डिविडेंड 5 पर ही देंगे। तो कॉल्ड अप आंसर सही नहीं है, पेड अप आंसर सही है। पेड अप जितना पे हुआ है ओनर्स के द्वारा कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पैसे मंगाए हैं 4 लाख, लिखा है कॉल्ड अप 4 लाख, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा आ गया 25,000 रुपए, कॉल्स इन एरियर्स 40,000, इतना पैसा नहीं आया, मंगाया बट नहीं आया, तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हुई? देखिए 4 लाख रुपए मंगाए जिसमें से 40,000 रुपए नहीं आए, दिस इज पेड अप कैपिटल 360। सर आपने कॉस्ट एंड एडवांस कहीं नहीं लिखा। अच्छा कॉस्ट एंड एडवांस के अलावा डाउट है कोई इसमें, बताओ एक बार फटाफट। 4 लाख रुपए तो कॉल्ड अप हुई जिसमें से 40,000 रुपए नहीं आए, कॉल्स इन एरियर्स वो 360 आए, पेड अप 360 है। यस सर। यस सर। कॉस्ट एंड एडवांस के अलावा कोई डाउट नहीं है। कॉस्ट एंड एडवांस क्या चीज है सर? मैंने एक्स्ट्रा पैसा, लोगों ने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, अगर मैं इसमें उसको ऐड कर लूं उस पर डिविडेंड मिल जाएगा उनको, सोच के देखो। तो मान लीजिए कंपनी को बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता है, और कंपनी ने अभी 10 में से 3 मंगाया, मैं तो 10 पूरा दे दूंगा ताकि डिविडेंड मिले। एक कंपनी ने सर लोन लिया 50 करोड़ का, लिमिट सैंक्शन करवा ली, और अभी लोन सिर्फ 20 करोड़ का ही मांग रही है, कंपनी बैंक से मांग ली, अभी 20 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक थोड़ा अपनी मर्जी से 50 करोड़ रुपए दे देगा, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 50 का। समझ में आ रही बात? यस सर। तो कंपनी वाले कह रहे हैं भाई हम तुम्हें जितना पैसा हमें चाहिए आप हमें उतना पैसा दो, उस पर डिविडेंड दो। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो डिविडेंड एक्सपेक्ट मत करो, तो हर बंदा एक्स्ट्रा पैसा देगा डिविडेंड के लिए, ठीक है? पहले बात तो कंपनी मना कर सकती है एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ही नहीं हम। दूसरा अगर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेती है तो उस पर इंटरेस्ट देगी, वो टेबल F में पढ़ा था हमने, इंटरेस्ट के हिसाब से कॉस्ट एंड एडवांस में इंटरेस्ट है, सही है? इसलिए कॉस्ट एंड एडवांस ना ऐड किया ना लेस किया, यानी सर उसका कोई काम नहीं, कॉल से इस टॉपिक में काम नहीं, ठीक है जी? सर मतलब कंपनी की लायबिलिटी होगी ना? लायबिलिटी बिल्कुल सही, लायबिलिटी होगी। आगे नीचे फॉर्मूला में लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल कैसे निकालना है आपको, कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कॉल्ड अप वाली है उसमें से कॉस्ट इन एरियर्स माइनस कर दिए जाएं, और कॉस्ट इन एडवांस जो है वो अलग से करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट चैप्टर करेंगे बुक 3 तो सीखेंगे। क्वेश्चन 3 पर आ गए जी। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है, कॉल्स इन एरियर्स 40,000 है, कॉल्स इन एडवांस 25,000 है, प्रपोज्ड डिविडेंड 15% है, तो बताओ डिविडेंड कितना? डिविडेंड किस पर देते हैं? क्वेश्चन 1 में पढ़ा था, क्वेश्चन 1 में पढ़ा हमने पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड देते हैं, क्वेश्चन 2 में पढ़ा कि पेड अप कैपिटल निकालते कैसे हैं, उन दोनों क्वेश्चन का यूज करते हुए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
पहले पेड अप कैपिटल निकालो। Paid up capital 4,60,000. ठीक 50% कर दो। डी सेट डी 4,60,000 मल्टीप्लाई 15%। ठीक जो आगे खाली स्पेस प्लीज डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं आप। ले रहे सबको 5 लाख माइनस 40,000 बचा 460, उसका 15%, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करा, क्वेश्चन एडवांस का। क्वेश्चन 4 पर आ गए जी, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बी ऑप्शन, यस सर। फोर्थ में बी ऑप्शन, आंसर तो ए लिखा हुआ ये है। है सर। सर वो पेड़ दे रखी है। क्वेश्चन 4 में ध्यान से अलर्ट होकर के पढ़ेंगे। जो 2,85,000 है वो पेड अप कैपिटल लिखी है ऑलरेडी, मतलब उसमें से ऑलरेडी कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो चुका है, तो डायरेक्ट उसका आपको 20% कर देना है। 2,85,000 का 20%, ध्यान रहेगा। यस सर। पढ़े जी आगे। ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर सर जो होते हैं वो इररिडीमेबल होते हैं, मतलब कभी रिडीम ही नहीं होते, मतलब इनका पैसा किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न करने की पॉलिसी नहीं होती। इनको बोला जाता है कि आप लोग हमें पैसे दो और लाइफ टाइम तक डिविडेंड लेते रहो। पैसा कम मिलेगा जब कंपनी बंद हो, कंपनी 10 साल चले, 100 साल चले, 1000 साल चले, हम जब चले तभी पैसा मिलेगा। आपके बाद आपके बच्चों को मिल जाएगा वो शेयर्स, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होती रहेगी, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, पैसा वापस नहीं करेगी। लेकिन कभी कंपनी के पास ऐसा टाइम आता है कि स्पेयर पैसा रखा हुआ है और कंपनी चाहती है कि भाई शेयर होल्डर्स कम हो जाएं, शेयर्स कम हो जाएं, ताकि नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो कंपनी ऐसी स्कीम निकाल देती है कि अगर कोई पैसा अपना वापस लेना चाहे तो ले सकता। तो लोग आते हैं, कुछ अगर इसको पैसों की नीड आता है, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट दिया, शेयर्स बेचकर अपने पैसे वापस ले, इसे बोलते हैं वॉलंटरी, अपनी इच्छा से सरेंडर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर्स, इसे क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सी आइटम बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं लिखते? ऑथराइज्ड कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट में तो आती है Unissued. हाँ जी, बी ऑप्शन अनइशूड कैपिटल। सिंपल सी बात है सर, देखिए मोबाइल की दुकान है मेरी, मैंने सपोज 100 मोबाइल खरीदे हैं, तो ये रिकॉर्ड करूंगा मैं परचेज में। 80 मोबाइल बेचे हैं, ये रिकॉर्ड करूंगा सेल में। 20 मोबाइल नहीं बेचे, तो नहीं बेचने की तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इसीलिए जो शेयर हमने इशू ही नहीं करे उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इशू करे उसकी होगी, सब्सक्राइब करे उसकी होगी, इशू नहीं करे उसकी नहीं होगी। अगर इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन नहीं होता तो फिर सी टिक कर देते, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज तो आता नहीं, वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता। समझ में आ रही बात? यस सर। तो लेकिन बी तो कहीं भी नहीं आता, इसलिए बी आंसर बैठ रहा परफेक्ट। तो बी ऑप्शन ना बैलेंस शीट में आता ना नोट्स टू अकाउंट्स में आता, बी तो कहीं भी नहीं आता, इसलिए बी आंसर है। मगर बी ऑप्शन अगर नहीं होता ये वाला, तो ए, सी और डी में से टिक करना होता, तो सी टिक करते, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में आता नोट्स टू अकाउंट्स में आता, एक जगह नहीं आता, एक जगह आता। 7 क्वेश्चन पर आ गए। सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? Uncalled up. सब्सक्राइबर टोटल कैपिटल जितनी हमने सब्सक्राइब कर ली लोगों ने, सपोज 10 करोड़ रुपए, उसमें से कॉल कर लिए हमने 6 करोड़, तो 4 करोड़ रुपए कॉल नहीं करे अभी, अनकॉल्ड वही बचा, तो उसमें सी ऑप्शन आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन, एक कंपनी के पास 6% वाले क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर है। कितने शेयर्स हैं? टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स। 3000।
पढ़ पा रहे हैं सब 3000? यस सर 3 लाख रुपए के से पहले रुपीस का साइन लगा हुआ है, तो 3 लाख रुपए के शेयर्स हैं। एक शेयर 100 रुपए का, मतलब वो 3000 शेयर है, 100 रुपए का है, 3 लाख रुपए ऐसे हो गया। यस सर। आगे लिखा है कि 60,000 इक्विटी शेयर, सही पढ़ा मैंने? यस सर। 60,000 इक्विटी शेयर है, Yes, 10 रुपए का एक, 6 लाख रुपए ऐसे हो गया। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा टोटल 15,000 और 25,000। पहले वाले ईयर में 15,000 2012-13, अगले वाले ईयर में पहले वाले ईयर में 15,000, अगले ईयर में 25,000। टोटल डिविडेंड लिखा, टोटल का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस मिला कर। आगे कहता है डिविडेंड अलॉटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन 13 क्वार्टर। तो बचा जो दूसरे वाला साल है जिसमें 25,000 डिविडेंड बांटा था, उसमें इक्विटी वालों को कितना मिला होगा? तब आएंगे कैलकुलेट आप लोग। सर डिविडेंड पहले कैलकुलेट करते हैं, प्रेफरेंस वालों को कितना बनता है। देखो कैलकुलेट करने के तरीके ध्यान से देखो। प्रेफरेंस शेयर 3000 है, यस सर। 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 6% का डिविडेंड का रेट है, तो 6 रुपीस हो गया पर शेयर। दोबारा देखो, 3 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का है, तो 3000 शेयर हो गए। 100 रुपए पे 6% मतलब 6 रुपए डिविडेंड पर शेयर, यस सर। 18,000 रुपए डिविडेंड आ गया। या फिर सिंपल निकाल लो ना सर, 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, 6% का डिविडेंड है, बात करता हूं कैसे मल्टी कर सकते हो कैलकुलेट। प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया ये। यस सर। तो पहले वाला ईयर है 2012-13, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। तो कितना मिला प्रेफरेंस वालों को? 15 के 18। 15। तो जब 18 है ही तो देंगे कहां से? प्रॉफिट ही 15,000 है हमारे पास, 15,000 ही देंगे। अगले वाला ईयर 13-14, कितना मिलेगा प्रेफरेंस वालों को? प्रॉफिट 25 है और डिविडेंड 18 बनता है, बताओ 25 या 18? 21। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड बनता है 18,000 रुपए, 3,000 पिछले साल का पेंडिंग रह गया, इसलिए 21,000 मिले प्रेफरेंस वालों को। क्योंकि क्यूमुलेटिव क्वेश्चन लिखा हुआ सब क्यूमुलेटिव वाले हैं। यस सर। एक्टिव तो जब तक निकाल मिलेगा तक डेढ़ होता कितना होता रहेगा। कितने मिले इक्विटी वालों को पुराने वाले ईयर में? अगले वाले ईयर में 4,000। टोटल प्रॉफिट 25 है, 21% में इक्विटी का 4,000 रुपए आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से कि सर पहले वाले ईयर में क्या हुआ है कि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड बनता था 18,000, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 15, तो 15 ही दिया, 3,000 रुपए पेंडिंग रह गया। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट अच्छा खासा सफिशिएंट है 25,000, प्रेफरेंस वालों को उस साल का 18, पिछले का 3, टोटल 21,000 रुपए दे देंगे। 4,000 पेंडिंग रह गया, तो जो बच गया बैलेंस बच गया वो इक्विटी वालों को देंगे। तो इक्विटी वालों को इस ईयर में केवल 4,000 रुपए मिले। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था इक्विटी वालों को कितने मिले? 4,000 रुपए मिले। क्वेश्चन पूछता है इक्विटी वालों को इस साल कितने मिले, तो आंसर 0 आता है। सेम क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कि प्रेफरेंस वालों को कितने मिलेंगे इस साल? 15,000। कितने मिलेंगे प्रेफरेंस वालों को इस साल? 21,000। तो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, ईयर के हिसाब से, इक्विटी प्रेफरेंस के हिसाब से। क्लियर हो गई जी बात? Yes. रिजल्ट कितना करते हैं?